जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 19 फरवरी को आपका बिहार बोर्ड में सोशल साइंस का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है सोशल साइंस का, ठीक है। और उसका आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है उसी क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट के न आए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जैसा कि बहुत ज्यादा हार्ड लगता है और सोशल साइंस का लॉन्ग तो और ज्यादा खतरनाक लगता है, ठीक है। लेकिन घबराने का नहीं है, हम कुछ आपको मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन करवा देंगे जो आपके एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज इसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो और डाला था सोशल साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के, नहीं देखे तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर डेली बेसिस पर मिल जाता है। क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर देखने को मिलता है और क्यूजेस भी आपको वहां पे मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन तो हम लोग कल के वीडियो में कर चुके थे। ये क्वेश्चन हो गया, फिर चाय के उत्पादन की भौगोलिक दशा, उसका बाद रेल परिवहन की विशेषता, ठीक है। और उसके बाद आपका धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में अंतर। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कल के वीडियो में कर चुके थे, इसीलिए बोले थे पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है। इस एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, और जैसे कि पिछले वीडियो में सारा क्वेश्चन यही याद हो गया था, इस वीडियो में भी सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, उपनिवेशवाद क्या है। औद्योगिकरण उपनिवेशवाद को किस तरह जन्म दिया। आपको पहले बताना है कि उपनिवेशवाद क्या है, उसके बाद बताना है कि औद्योगिकरण जो हुआ उससे उपनिवेशवाद का किस तरह से जन्म हुआ, किस तरह उपनिवेशवाद बना। तो सबसे पहले हम लोग सीधा उपनिवेशवाद का परिभाषा लिखते हैं। तो जब कोई अधिक शक्तिशाली देश अपने से कम शक्तिशाली देश पर सैनिक शक्ति द्वारा शासन करने लगता है तथा देश की अर्थव्यवस्था का दोहन अपने मातृ देश के हित में करता है, तो इस पद्धति को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद में क्या होता है कि ज्यादा ताकतवर देश अपने से कम ताकतवर देश पे पहले तो कब्जा कर लेगा, और वहां की अर्थव्यवस्था का, वहां के आर्थिक व्यवस्था का, मतलब रुपया पैसा धन संपदा इस सब का दोहन अपने मातृ देश, मतलब जिस देश का वो रहने वाला है उसके हित में करना, इसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। अब समस्या क्वेश्चन है आगे कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को किस तरह से जन्म दिया, मतलब ये बड़ा बड़ा उद्योग जो लगा इससे उपनिवेशवाद का किस तरह से जन्म हुआ, अब उसको समझ लेते हैं। उपनिवेशवाद को सबसे अधिक बढ़ावा औद्योगिकरण से मिला, और सभी तो कारण था ही, लेकिन औद्योगिकरण से ज्यादा बढ़ावा मिला। मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना के कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। अब जैसे जैसे उद्योग लगते जाएगा, मशीन बढ़ते जाएगा, फैक्ट्री बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। उद्योग के लिए कच्चा माल, उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होगी। अब वस्तु तो बहुत ज्यादा बन गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा वस्तु बनाए हम, लेकिन उसको बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए। अब सिर्फ हम मशीन बना लेंगे, मेरे पास कच्चा माल नहीं होगा, बेचने के लिए बाजार नहीं होगा, तो क्या फायदा मशीन का। कच्चा माल होगा तभी तो हम लोग, अरे हमारे पास अगर गन्ना होगा तभी तो हम लोग चीनी बना पाएंगे। गन्ना ही नहीं होगा तो चीनी कैसे बनाएंगे। उसके लिए गन्ना का जरूरी है। अब मान लीजिए चीनी बना भी लिए, तो उसके लिए यदि बाजार नहीं होगा तो चीनी को बेचेंगे कहाँ पर। तो बाजार की भी जरूरी है, तो इसी दोनों चीज का पूर्ति के लिए ना देश जो है उपनिवेश बनाना शुरू किया, गुलाम बनाना शुरू किया, ठीक है। दोनों की पूर्ति के लिए उपनिवेश बनाकर दोनों की पूर्ति उपनिवेश बनाकर ही की जा सकती थी, मतलब दूसरे देश को उपनिवेश बना करके ही इन दोनों उद्देश्य का पूर्ति किया जा सकता था। इसी कारण ब्रिटेन ने एशिया तथा अफ्रीका में अपना उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। भारत में काफी अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता था। कच्चे माल के रूप में कपास प्राप्त कर वस्त्र बनाकर अंग्रेज भारत में ही महंगी कीमत पर बेचने लगे। आपको तो पता होगा कि भारत में कपास बहुत ज्यादा उपजता है, ठीक है। तो ये अंग्रेज क्या करता था, यहाँ से कपास ले जाता था और ब्रिटेन में इसको उद्योग में डाल करके इसको फिर कपड़ा बनाता था, इसका कपड़ा बना करके फिर महंगा करके भारत में बेचता था, तो दोनों का जरूरी भारत से ही पूरा हो गया। उपनिवेश बनाने का यही फायदा है। पहला फायदा उपनिवेश का कि कच्चा माल आपका उपनिवेश से मिल जाएगा, कच्चा माल मिल जाएगा। और उपनिवेश का जो लोग है वो तो सामान खरीदेगा ना, अरे हम कपास ले गए तो हम तो कपड़ा खरीदेंगे ना, तो कपड़ा कहाँ से आएगा, तो कपड़ा जो बाहर से बन के आएगा वही खरीदेंगे। तो पहले तो कच्चा माल मिल गया उन लोग को, और साथ में बाजार भी हम ही लोग का, मतलब उपनिवेश जहाँ पे है वही बाजार भी मिल गया। तो दोनों का पूर्ति इसका क्या चीज से हो गया, सिर्फ उपनिवेश बना करके हो गया। तो उपनिवेश स्थापित करने से उन्हें कच्चे माल की सुविधा भी हुई और व्यापार करने के लिए बाजार भी उपलब्ध हो गया। कच्चा माल तथा उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, और यहाँ तो
ये ज्यादा रफ लाइन लिखा गया, इसको कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ तक सही है। ठीक है, तो इसी ये उपनिवेश स्थापित करके कच्चा माल भी काफी सुविधा प्राप्त हुआ और व्यापार करने के लिए बाजार भी मिल गया। ठीक है जी, आशा है क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या होता है, तो उपनिवेशवाद में क्या होता है, एक ज्यादा शक्तिशाली देश अपने से कम शक्तिशाली देश पर सैनिक शक्ति द्वारा शासन करता है। देश की अर्थव्यवस्था का दोहन, मतलब देश में जो भी उपज रहा है, जो भी रुपया पैसा है, उस सब चीज का दोहन वो करेगा अपने देश के लिए, मतलब मातृ देश के लिए। ठीक है, इसी पद्धति को हम लोग उपनिवेशवाद बोलते हैं। उपनिवेशवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा औद्योगिकरण से मिला है। मशीन के आविष्कार तथा फैक्ट्री के निर्माण, फैक्ट्री की स्थापना के कारण उत्पादन में वृद्धि हुआ। अब उत्पादन में वृद्धि हुआ तो उसको बेचने के लिए बाजार का भी जरूरी पड़ा, तो यही बाजार के लिए वो क्या किया, अंग्रेज हो या कोई भी देश हो, उपनिवेश स्थापना उसका शुरू किया। भारत में काफी ज्यादा मात्रा में कपास उपजता था। अंग्रेज क्या किया, यहाँ से कपास ले गया और वहां जाकर उसको फैक्ट्री में डाल के उसका कपड़ा बनाया, कपड़ा बना के वापस भारत में आके बेचा। तो इसी तरह से कच्चा माल भी अंग्रेज को प्राप्त हुआ और व्यापार के लिए बाजार भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इतना लिख देंगे बहुत है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत को बतावे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स का जीवनी, जन्म कहाँ हुआ, पापा का क्या नाम था, मम्मी का क्या नाम था, कहाँ पढ़ाई किया, ठीक है, और कब मरा, किससे शादी हुआ, कितना बच्चा था, यही सब हुआ उसका जीवनी। और सिद्धांत में वो किस सिद्धांत को मानता था, कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ, देखिए यही है, यही है कार्ल मार्क्स साहब के। ठीक है जी, दाढ़ी वाले, मूंछ काला है दाढ़ी उजला है। चलिए, तो कार्ल मार्क्स की जीवनी पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग जीवनी देखते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्री ईयर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, तो 5 मई 1818 में कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। जर्मनी में कहाँ हुआ, राइन नाम का प्रांत था, राइन नाम का राज्य था, प्रांत मतलब राज्य होता है। ठीक है, राइन नाम का प्रांत का ट्री ईयर नगर में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, माता का नाम हेनरिएट प्रिजबर्ग था। माता पिता का नाम क्या था, हेनरिक हेनरिक मार्क्स, और माता का नाम हेनरिएट प्रिजबर्ग। पिता उनके वकील थे और माता तो हाउसवाइफ सभ्य की होती है ज्यादातर, तो हाउसवाइफ थी उनकी माता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में हुई। शुरुआत में मतलब पहला से लेके 5वां तक वो जो है बोन, 8वां तक शायद, कि बोन विश्वविद्यालय में पढ़े थे। इसके बाद वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। वहां वे अपने बचपन की मित्र जेनी से मिले। 1843 ईस्वी में उन्होंने विवाह कर लिया। देखिए, अ, कहाँ, बोन बर्लिन विश्वविद्यालय में जेनी से मिले, जेनी उसकी बचपन की दोस्त थी। ठीक है, और जेनीए से वो शादी कर लिया था 1843 में। 1843 में शादी किससे किया, जेनी नामक लड़की से शादी किया था। वह 1844 में पेरिस गए, वहां उनकी मुलाकात एंगल्स से हुई। उन दोनों में गहरी मित्रता हुई। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। इतना को हुआ इसका जीवनी। जन्म कब हुआ, तो 5 मई 1818 में। कहा हुआ, जर्मनी का राइन प्रांत का ट्रीयर नगर में हुआ। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स और माता का नाम हेनरिएट प्रिजबर्ग। पिता क्या थे, वकील थे, माता गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में हुई और आगे भी तो पढ़ना है, तो आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ गया, बर्लिन चले गए। वहां उसकी दोस्त एक तो जेनी मिली, जेनी से प्यार मोहब्बत हुआ, उससे शादी हुई। उसके बाद 1844 में पेरिस गए। पेरिस में उसका एक तो दोस्त बना, एंगल्स नाम था उनका। दोनों मिल करके, दोनों में गाढ़ा दोस्ती हुआ, दोनों मिल करके दास कैपिटल नाम का एक पुस्तक लिखा, जिसको समाजवादी का बाइबिल भी कहा जाता है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि दास कैपिटल की रचना किसने की, दास कैपिटल की रचना किसने की, या फिर समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है। यहां से यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड कलर से हम लोग कर दिए इसको, कि कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल की रचना की और दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। डेट कब हुआ कार्ल मार्क्स का, 1883 में कार्ल मार्क्स स्वर्ग सिधार के मर गए। ठीक है, अब इसका सिद्धांत भी बोल रहा है बताने, तो अब हम लोग सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत 5 गो है, आपको सिद्धांत याद करना पड़ेगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ये 5 सिद्धांत थे उनके। आपको इसको याद करना पड़ेगा, माफी चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, आपको याद करवाना पड़ा हमको। ये तो आपका दिमाग में सीधा सीधा बैठ गया होगा, लेकिन आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका। चलिए जी, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, इसका जन्म हुआ 5 मई 1818 में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अब जर्मनी में पूछेगा तो कहाँ हुआ, जर्मनी में राइन प्रांत में हुआ।
और राइन प्रांत में पूछेगा कहाँ हुआ, तो राइन प्रांत में हुआ ट्री ईयर नगर में। ट्री ईयर नगर में हुआ था, इतना को याद हो गया। जर्मनी का राइन प्रांत का ट्री ईयर नगर में हुआ था, 5 मई 1818 में हुआ था, ठीक है जी। अब इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था भाई? इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। अब ये पिता क्या थे इसके? वकील थे भैया। और इसके माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था हेनरिक प्रिजवर्ग नाम था, ठीक है। और इनके पिता की माता क्या थी? तो गृहिणी थी। अच्छा, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था जेनी, अभी हम आपको बताया है। जेनी कहाँ से मिला, कहाँ मिली थी इसको? तो बर्लिन में मिली थी, बर्लिन विश्वविद्यालय में। 1843 में इनका विवाह हुआ था जेनी से, और उसका ठीक अगले साल 1844 में कहाँ चले गए थे? पेरिस चले गए थे। और पेरिस में किससे मिले थे? पेरिस में एंगल्स से मिले थे। और इन दोनों में दोस्ती हुई, दोनों मिलके दोस्ती हुई, और दोनों मिलकर के एक ठो दास कैपिटल का रचना किया। कैपिटल दास कैपिटल का रचना कब किए थे? तो 1867 ईस्वी में किए थे। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को समाजवादी का बाइबिल बोला जाता है। और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इतना सा लिखना था, इसी तरह से आपको भी रिवाइज करना है। हमसे एक बार पढ़ चुके, एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, एक बार कॉपी पे ऐसा लिख दीजिएगा, भूल करके दिखाइएगा, ठीक है? याद हो जाएगा आपको, ऐसा खतरनाक याद होगा ना, दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। रूसी क्रांति क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, यही बताना है। तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण जाड़ की निरंकुशता है। जाड़ की निरंकुशता, निरंकुशता मतलब होता है अंकुश नहीं होना। जैसे यहाँ लिखा जाड़ की निरंकुशता, मतलब जाड़ पे अंकुश नहीं लगा हुआ था। जाड़ किसको बोलते हैं? हम आपको पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि जाड़ जो होता है वो बोलते हैं, रूस में राजा को बोला जाता था। रूस का राजा को क्या बोला जाता है? जाड़ बोला जाता है, ठीक है। जाड़ मतलब मग्न समझिएगा, जिसमें पानी रखते हैं। जाड़ मतलब रूस का राजा होता है। तो रूस का राजा निरंकुश, निरंकुश मतलब होता है उस पे कोई भी अंकुश नहीं होना। तो पढ़ते हैं, रूस का जार देवी शक्ति पर बहुत अधिक विश्वास करता था। उसे आम जनता से कोई मतलब नहीं था, वह जनता के हित के लिए कोई भी काम नहीं करता था। इतना को लिख देंगे जार की निरंकुशता में, कि रूस का जो राजा है वो दैवीय शक्ति वाला था, मतलब अपने आप को देवता का स्वरूप घोषित कर लिया था। जो वो बोलेगा वो गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा माना जाता था रूस रूस के राजा को। आम जनता से उसको कोई मतलब ही नहीं था, जनता जाए बाहर में, हमको कोई मतलब नहीं है। जो रूस का जो राजा का मन करता था, जार का मन करता था, जार वही करता था। उसको जनता के हित से कोई मतलब ही नहीं था। जनता के हित से कोई कार्य नहीं था। जनता मरती है तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उसको, ठीक है। तो ये है रूस की जार की निरंकुशता। अब ऐसा राजा होगा जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो राजा रहने से क्या फायदा? इसीलिए जो है वहां का लोग क्रांति किया। दूसरा कारण है किसान की दयनीय स्थिति। दयनीय मतलब हम कई बार बता चुके हैं, दयनीय मतलब होता है बुरी स्थिति। किसान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब था, उसको पढ़ते हैं। रूस में कृषक की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी। वहां के किसानों को जबरदस्ती खेती करनी पड़ती थी। वहां के लोग खेती नहीं भी करना चाहते थे तो भी खेती करनी पड़ती थी। वह खेती करना नहीं चाहते थे, वे करों के बोझ तले दबे हुए थे। वहां का लोग खेती करना नहीं चाहता था, कर के तले दबा हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा कर ले चुका था, कर्ज ले चुका था, लेकिन फिर भी राजा उससे खेती करवाता था। तो जबरदस्ती कोई भी काम करवाइएगा तो भैया गुस्सा तो होबे नहीं करेगा, गुस्सा होगा तो गुस्सा निकालेगा ना। तो इसी वजह से क्रांति किया, वो लोग भी साथ दिया क्रांति में। मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब मजदूर के साथ हम क्या हुआ, जाती भी देखते हैं। मजदूरों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। मजदूर से काम ज्यादा करवाया जाता था और उसे मजदूरी कम दी जाती थी। इसी कारण मजदूर बहुत ही परेशान थे। मजदूर के साथ में बदमाशी किया। मजदूर से क्या करवाता था, काम ज्यादा करवा लेता था, मजदूरी कम देता था, उसको पैसा कम देता था। अब मजदूर से काम ज्यादा करवाइएगा, पैसा कम दीजिएगा, तो उसको तो बुरा लगेगा ना, काम करना नहीं चाहेगा। लेकिन राजा है, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो विद्रोह हुआ तो मजदूर भी साथ दिया। उसके बाद 1905 में रूस की हार। 1905 में आपको पता होगा, 1905 में रूस जो है जापान से हारा था। किसे हारा था? जापान से हारा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि रूस का लोग वहां क्रांति किया था। 1905 में रूस जापान जैसे छोटे देश से हार गया था। जार की महानता का वास्तविक रूप जनता के सामने आ गया। इसी कारण रूस में क्रांति हुई। जार जो है बहुत ज्यादा अफवाह फैला कर रखा था कि हम भगवान का अवतार है, हमको कोई नहीं हरा सकता, ऐसे वैसे। लेकिन जब इसको जापान जैसा छोटका सा देश हरा दिया, तो यहाँ का जनता पूछा कि अरे भैया आप तो भगवान है, आपको कैसे हरा दिया, ऐसे वैसे खूब बेइज्जती हुआ, थू थू हुआ। तो इसीलिए क्रांति, इसमें भी क्रांति कहा था, ठीक है। तो ये 4 को कारण आप लोग लिख देंगे तो बहुत है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया?
क्या क्या कारण था? तो जाड़ की निरंकुशता, मजदूर की दयनीय स्थिति, किसान की दयनीय स्थिति और 1905 में रूस की हार। 4 पॉइंट लिख देंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था? अब बताइए, गांधी जी के बारे में बताना है। बेचारे सूत काट रहे हैं बैठ के बढ़िया से, ठीक है, तो इनके बारे में, गांधी जी के बारे में बताना है। तो लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए गए थे, और दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब लौटे थे? तो भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का, लौटते ही साबरमती आश्रम का स्थापना भी कर दिए थे। 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह वो करते हैं। और 1917 से लेकर के जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी द्वारा भारत में कहाँ किया गया था? तो चंपारण में। दक्षिण अमेरिका में एक बार किया गया था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एक बार कर लिए थे गांधी जी, लेकिन भारत में पहला प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही चंपारण तथा खेरा में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन चलाया गया था। चंपारण में और खेरा में और अहमदाबाद में जो आंदोलन चलाया गया था, उस सब का नेतृत्व, उस सब का हेड कौन थे? महात्मा गांधी जी ही थे, ठीक है, वही लिखा गया है। उसके बाद है, इस प्रकार उन्होंने मजदूरों तथा किसानों को न्याय दिलाया तथा ब्रिटिश के बनाए गए कई नीतियों का विरोध किया। भारत को आजाद दिलाने के लिए नए अनेक आंदोलन चलाए, जैसे 1922 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। और चलाया गया था। उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के बल पर भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करवा दिया। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था। तो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण योगदान था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, भारत आए और भारत आकर के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना कर दिया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, ये बात याद रखिएगा। और तब से लेकर के जब तक भारत को आजाद नहीं हुआ तब तक के युग को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। मतलब 1917 से 1947 के युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही चंपारण सत्याग्रह, खेरा में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर मिल आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इस प्रकार उन्होंने मजदूरों और किसानों को न्याय दिलाया। ब्रिटिश जो भी कानून बनाया था उसका विरोध किया। भारत को आजाद कराने के लिए और भी आंदोलन चलाया, जैसे 1922 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, और अंतिम लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। और अंत में सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आजाद करा करके ही गए। ठीक है, 1947 में आजाद हुआ भारत, और 1948 में गांधी जी टैग बोल के स्वर्ग सिधार गए। इतना सा लिखना था। जैसा कि हम आपको बताए हैं, हम 4 क्वेश्चन करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप 4 गो डेली यदि करते हैं तो अभी बहुत दिन है बाबू, आराम से आपका बोर्ड का तैयारी हो सकता है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, और डेली जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते हुए चलिए। तो सोशल साइंस में टोटल आज आपका 8 क्वेश्चन हो गया, 8 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। आज तक की वीडियो का पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और हम 2 नंबर वाला भी काफी ज्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं, और बोले कि 2-3 क्वेश्चन और आएगा तो उसके लिए इंतजार कीजिए, 2-3 वीडियो और आएगा उसके लिए इंतजार कीजिए। ठीक है, आशा है आज हम लोग 4 क्वेश्चन किए, चारों का चारों याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो पीडीएफ से एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो ही जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।